रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 दिन के रूस दौरे पर मॉस्को पहुंचे। एस जयशंकर के इस दौरे पर दुनिया भर के देशों की नजरें टिकी हुई हैं। जबकि इस दौरान मॉस्को पहुंचने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का स्वागत हुआ। रूसी अधिकारियों ने उनकी अगवानी की और उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने के बाद गाड़ी में बिठाया। पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका को यकीन है कि भारत दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करवाने की सफल कोशिश कर सकता है। हालांकि एस जयशंकर ने आखिरी बार जुलाई 2021 में रूस का दौरा किया था और जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है तब से ये उनकी पहली यात्रा है, जबकि अप्रैल 2022 में रूसी विदेश मंत्री ने नई दिल्ली की यात्रा की थी। भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध में रूस का साथ दिया है, लेकिन संवाद से संग्राम खत्म करने की वकालत भी करता रहा है। यही नहीं, इस दौरान रूस से तेल आयात में भी इजाफा हुआ है। भारत सबसे ज्यादा रूस से तेल खरीद रहा है, जो पश्चिमी देशों को चुभ रहा है, लेकिन हिंदुस्तान अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम है। तो वहीं एस जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव के बीच लंबी बातचीत हुई। इस दौरान दोनों देशों ने आपसी सहयोग को बढ़ाने पर जोर दिया और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि रूस भारत का महत्वपूर्ण सहयोगी रहा है और आगे भी दोनों देशों के संबंध ऐसे ही रहेंगे। We discussed areas where, there's a natural convergence of interest between India and Russia. We are actually helping to stabilize the world economy as well. Today's discussions helped us to move forward. जबकि रूस से तेल आयात पर पश्चिमी देशों से पड़ रहे दबाव पर भी एस जयशंकर ने टिप्पणी की और कहा कि हमारी प्राथमिकता भारतीयों को सस्ता तेल मुहैया कराने की है और इसके लिए जो भी जरूरी होगा वो सरकार करेगी। वहीं जेल में बंद ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल को चौथी चिट्ठी भेजी, जिसमें उसने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर कई गंभीर आरोप लगाए। चिट्ठी में सुकेश ने आम आदमी पार्टी की तरफ से उठाए गए सवालों का सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया। महाठग नाम से पुकारे जा रहे सुकेश ने एक बार फिर केजरीवाल और उनकी टीम पर 2016 से वसूली करने का आरोप लगाया और इसके सारे सबूत होने का दावा किया। इस पूरे मामले में केजरीवाल के रुख को सुकेश ने ड्रामा करार दिया। साथ ही आरोप लगाया कि तिहाड़ जेल के पूर्व डीजी संदीप गोयल हाईकोर्ट में की गई शिकायत वापस लेने की धमकी दे रहे हैं और ऐसा करने के लिए सत्येंद्र जैन भी दबाव बना रहे हैं। सुकेश चंद्रशेखर ने लगातार मिल रही धमकियों की वजह से इस पूरे मामले को ईडी और सीबीआई के सामने उजागर करने का दावा किया। हाथ से लिखी चिट्ठी में अपने आरोप सही होने पर सुकेश ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की और अंत में ये धमकी भी दे डाली कि अगर उसे उकसाया गया तो कई पर्सनल चीजें भी वो लीक कर देंगे। अब इससे पहले भी 3 और चिट्ठी लिखकर सुकेश चंद्रशेखर सियासी गलियारे में सनसनी मचा चुका है। बीते कई दिनों से सुकेश चंद्रशेखर दिल्ली की जेल से चिट्ठियों के जरिए खलबली मचाता दिखा। तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल गुजरात में चुनाव प्रचार में जी तोड़ मेहनत करते नजर आए। जूनागढ़ में खुली कार में रोड शो के दौरान केजरीवाल अपनी पार्टी के लिए वोट मांगते दिखे और जब मीडिया के कैमरे और माइक सामने आए तो उन्होंने बीजेपी सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। लेकिन जब जी मीडिया ने सुकेश चंद्रशेखर के आरोपों और सीबीआई जाँच की चुनौती पर सवाल पूछा तो उन्होंने उल्टा इल्जाम लगा दिया। सीबीआई जाँच की आपको उन्होंने सिखा के भेजा, लेकिन आप सवाल का जवाब दीजिए सर, सवाल का जवाब दीजिए सर। सुकेश के आरोपों पर सवाल पूछे गए तो केजरीवाल कार में बैठ गए। खुली छत बंद हो गई और रोड शो अपनी रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। अब रोड शो भले ही आगे बढ़ गया और केजरीवाल सुकेश से जुड़े सवालों से कन्नी काटते दिखे, लेकिन ये तीखे सवाल उनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं। खासकर चुनावी माहौल में विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा तो मिल ही गया है और इसी की झलक दिल्ली में दिखी, जहां बीजेपी पूरी तरह से आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री के पीछे पड़ गई और बहाना सुकेश के लगाए आरोप बने। अरविंद केजरीवाल बताए कि 10 करोड़ प्रोटेक्शन मनी के नाम पर लिए या नहीं लिए, 50 करोड़ राज्यसभा के लिए लिए या नहीं लिए। आम आदमी पार्टी ने जब सुकेश के दावों को बीजेपी के उकसावे पर लगाए गए आरोप बताया तो इस पर भी सफाई आई। अगर सारी व्यवस्था आपकी और मंत्री भी अंदर रह के ही जेल मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, इसका मतलब जेल व्यवस्था देख रहा है, तब कौन इसको सिखा रहा है? बीजेपी ने इन आरोपों के सामने आने के बाद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और सुकेश चंद्रशेखर की लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की मांग की ताकि सच सामने आ सके। देश में नोटबंदी के 6 साल बाद कैश यानी नकदी का सर्कुलेशन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। आंकड़ों के मुताबिक नोटबंदी के 6 साल बाद बाजार में कैश का सर्कुलेशन 72% बढ़ गया है। यानी 2016 से लेकर अब तक लोगों के पास नकदी की मात्रा 72% बढ़ गई है।
8 नवंबर 2016 में जब केंद्र सरकार ने नोटबंदी की घोषणा की, तब देश में लगभग 17.70 लाख करोड़ रुपए कैश सर्कुलेशन में था। इसी महीने 31 अक्टूबर को जारी आंकड़े के मुताबिक देश में इस वक्त 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश सर्कुलेशन में है, जो कि 6 साल के मुकाबले लगभग 2 गुना है। आसान शब्दों में कहें तो कैश इन सर्कुलेशन वो आंकड़ा है जो नोट या सिक्कों के रूप में लोगों के पास मौजूद है और उसका इस्तेमाल हर तरह के लेन देन में किया जा रहा है। 8 नवंबर 2016 को जब पीएम मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था, तब सरकार का मकसद काले धन पर लगाम लगाना और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना था। देश भर में पवित्र नदियों के घाटों पर आज बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई। आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन लोग पवित्र स्नान के लिए पहुंचे। कार्तिक पूर्णिमा के साथ साथ आज चंद्र ग्रहण भी है, जिसकी वजह से सूतक काल से पहले ही श्रद्धालुओं ने नदी में स्नान कर पूजा अर्चना की। उत्तर भारत में गंगा नदी के घाट श्रद्धालुओं से भरे दिखाई दिए। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर लाखों की संख्या में लोगों ने स्नान किया। गंगा मैया से बस सुख शांति बनी रहे, देश से सारी बीमारी नष्ट हो, सबका भला हो। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। ऐसे में गंगा नदी के किनारे पर बसे शहरों में यही उत्सव नजर आया। प्रयागराज में संगम में हजारों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। गढ़मुक्तेश्वर में भी कल रात से ही गंगा स्नान करने वालों की भीड़ लगी रही। पटना में भी गंगा घाटों पर लोगों ने पूजा अर्चना की। अयोध्या में सरयू के घाट पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दी। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर में महादेव घाट पहुंचे और खारून नदी में स्नान किया। और भारत इस बार G20 की मेजबानी करेगा, जिसकी अध्यक्षता 1 दिसंबर को अपने देश को मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समिट का लोगो, थीम और वेबसाइट लॉन्च की, जिसके लोगो में कमल का फूल है, जो भारत की पौराणिक धरोहर, आस्था और बौद्धिकता का प्रतीक है। इस मौके पर पीएम मोदी ने देशवासियों को बधाई दी और मौजूदा दौर में G20 समिट के लोगों के जरिए दुनिया को संदेश दिया। इस लोगो और थीम के जरिए हमने ये संदेश दिया है, युद्ध से मुक्ति के लिए बुद्ध के जो संदेश है, हिंसा के प्रतिरोध में महात्मा गांधी के जो समाधान है, G20 के जरिए भारत उनकी वैश्विक प्रतिष्ठा को नई ऊर्जा दे रहा है। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी आज 95 साल के हो गए। जन्मदिन की बधाई देने के लिए पीएम मोदी लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हुए सीएम केजरीवाल के लाई डिटेक्टर टेस्ट की मांग की है। शराब घोटाला मामले का जिक्र करते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और सुकेश चंद्रशेखर का लाई डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर एस्केलेटर निर्माण के लिए हो रही खुदाई के दौरान शिवलिंग जैसे 3 पत्थर मिले हैं। रेलवे अफसरों ने एएसआई को चिट्ठी लिखकर शिवलिंग की जांच कराने की बात कही है। जोधपुर में भारत और फ्रांस की वायुसेना संयुक्त युद्धाभ्यास कर रही है। इस युद्धाभ्यास को गरुड़ 7 नाम दिया गया है और इसमें दोनों देशों के कई राफेल, सुखोई और तेजस विमान हिस्सा ले रहे हैं।